नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा में एथिक्स के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था, कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और सिविल सेवा में इस सिद्धांत की क्या भूमिका है। कांट के ड्यूटी फॉर द ड्यूटीज सेक पर सवाल था एंड रोल ऑफ दिस प्रिंसिपल इन सिविल सर्विसेज, ये सवाल था। इस सवाल का जो उत्तर है वह बहुत विस्तृत रूप में भी लिखा जा सकता है। मतलब जो प्रश्न की मांग है 12 अंक का सवाल है तो तकरीबन 150 शब्द में भी लिखा जा सकता है और इसको बहुत 300-600 शब्द में भी लिखा जा सकता है। और इसके फ्रेमिंग के पॉइंट्स को पकड़ने के पहले इसमें क्या ऐसा कोर है, क्या ऐसा कोर है और क्या ऐसा क्रक्स है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। अक्सर जिंदगी में आप देखते होंगे कि लोग फर्ज अदा करने के मामले में फैसला नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए, और फर्ज और उसूल के बीच में इंसान बट जाता है। साधारण इंसान ही नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी कई बार ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनका फर्ज क्या है, और कई बार फर्ज और उसूलों के बीच में, ड्यूटी और वैल्यूज के बीच में टकराव होता है। कई बार ड्यूटी और हमारे इंटरेस्ट के बीच में टकराव शुरू हो जाता है कि जो ड्यूटी है वो हमारे इंटरेस्ट के, हमारी अभिरुचि के अनुकूल नहीं है, हमारी हितों के अनुकूल नहीं है। तो कर्तव्य निभाने का क्या आधार होना चाहिए, कर्तव्य निभाने की अभिप्रेरणा क्या होनी चाहिए, इसको लेकर साधारण इंसान की जिंदगी में भी एक बहस अक्सर मन ही मन चलती रहती है, और नीतिशास्त्र में भी एक बहुत बड़ी बहस है। कुछ लोगों का यह कहना है कि फर्ज निभाने के पीछे जो मोटिवेशन होना चाहिए, फर्ज अदा करने के पीछे जो मोटिवेशन होना चाहिए, कर्तव्य निभाने के पीछे जो व्यक्ति की अभिप्रेरणा होनी चाहिए, उस प्रेरणा में जज्बात कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। इंसान के जो जज्बात होते हैं, जैसे किसी गरीब को देखकर जब हम मदद करते हैं तो गरीब को देखकर जो हमदर्दी का जज्बात हमारे मन में जगा, उसने मदद करने की ड्यूटी की तरफ क्या है, हमें प्रेरित किया। तो दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, ये हमारे इस सहानुभूति के, हमदर्दी के जज्बात से, करुणा के जज्बात से कह पैदा हुआ। तो एक बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है कि भाई फर्ज अदा करने के लिए जज्बातों की अहम भूमिका होती है। सामान्य जिंदगी में हम प्राय ऐसा करते भी हैं। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हम लगाव रखते हैं, जिनके प्रति हमारा राग होता है, उनके प्रति हम बहुत स्वाभाविक, बहुत ही सहजता के साथ अपने फर्ज को अदा कर ले जाते हैं। लेकिन जो हमारे अपनों के दायरे में, अपनेपन के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे उनके प्रति कोई फर्ज ही नहीं है। इस तरह से बड़ी स्थिति हौच-पौच वाली हो जाती है कि अपने प्रति और अपनों के प्रति तो हमारे फर्ज हैं, दूसरों के प्रति कोई फर्ज नहीं है। जैसे एक भाई का अपने परिवार, अपने पुत्र पुत्री के प्रति फर्ज है, न्यूक्लियर फैमिली वो चला रहा है, लेकिन अपने ही सगे भाई के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं है। अब उसने फर्ज को तय करने में अपनेपन का एक दायरा बना लिया। दिक्कत यहां पर यह है। या इसी तरह से कि भाई मैं उनकी मदद करूंगा, वो हमारे अपने हैं, और मैं उनकी मदद नहीं करूंगा, वो हमारे अपने नहीं हैं, पराये हैं। तो समाज कैसे चलेगा? इस तरह से आप देख रहे होंगे कि अगर जज्बात के आधार पर फर्ज अदा करने के मोटिवेशन को हम मौजूद पाते हैं, तो उसमें दिक्कत यह है कि कई बार जज्बात जायज जगह पर पैदा ही नहीं होते हैं।
समाज में अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, अपनी नौकरी, अपने करियर, अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और माता पिता को उनके अपने हाल पर छोड़ देते हैं, जैसे लगता है कि माता पिता के प्रति उनका कोई कर्तव्य ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि समाज में एक बहुत बड़ी समस्या कर्तव्य की निभाने की है। और आधुनिक युग में क्या हुआ कि अधिकारों को लेकर लोग बड़े सचेष्ट हो गए। मेरे अधिकार है, मेरा हक है, मेरा ये है, मेरा वो है। व्यक्तिवाद से लोग बहुत प्रभावित हो गए। तो दूसरों के प्रति जो कर्तव्य और दायित्व का जो भाव होता है वो कम हो गया। और इसलिए 1980 के दशक में तो बहुत से विचारकों ने कहना शुरू किया कि समाज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिसिट की समस्या से जूझ रहा है, उत्तरदायित्व की कमी की, न्यूनता की समस्या से जूझ रहा है। सब अधिकारों के प्रति सचेष्ट हैं, लेकिन कर्तव्य निभाने के संदर्भ में लोगों को ख्याल नहीं है। तो एक समस्या तो ये है कि जज्बात के आधार पर अगर हम फर्ज अदा करने की बात सोचते हैं तो जो जज्बात हैं वो कई बार क्या है, जहां हमें फर्ज अदा करना चाहिए वहां पैदा ही नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है बड़ा बहुत ही दिलचस्प डिबेट है इस पर। इस डिबेट की कुछ बातें आपसे क्या है मैं डिस्कस कर रहा हूं, और उन बातों के संदर्भ में यह है कि फर्ज का उसूल क्या होना चाहिए, फर्ज अदा करने का उसूल क्या होना चाहिए। तो एक उसूल यह होना चाहिए कि भाई आदमी अक्सर जो है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो फर्ज अदा करने के पीछे कुछ जज्बात, इमोशन, भावनाएं, संवेग, इनकी क्या है भूमिका को मानता है। जैसे सिंपैथी, सहानुभूति, हमदर्दी पैदा होने पर किसी गरीब की मदद कर देना, किसी बीमार की सहायता करना। जिनको हम प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, अपनेपन के भीतर समेट लेते हैं, उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। हमारे जज्बात वहां पर होते हैं। तो जज्बात के आधार पर हम फर्ज अदा करने की बात जब को उसका मूल्यांकन करते हैं तो इसमें दिक्कत आपने देखा कि बहुत सारी है। और दिक्कत यह है कि दूसरों के प्रति जो हमारे फर्ज अदा करने की बात होती है उसकी कई बार हम उपेक्षा कर देते हैं। कांट ने कहा कि देखो, कितना भी जज्बात से, जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक इमैनुअल कांट ने कहा कि कितना भी अच्छे जज्बात से, प्रेम से, हमदर्दी से, करुणा से, परोपकारिता से कोई काम करोगे, फर्ज अदा करने की बात करोगे, मैं उसको नैतिक नहीं मानूंगा। तुम्हारा काम प्रशंसनीय है लेकिन उसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि साहब ये तो बड़ी ही कठिन बात हो गई कि मैं किसी की हालात पर, किसी की मजबूरियों को सोचकर किसी को कुछ कर रहा हूं, अपनी कुछ चीजों का त्याग कर रहा हूं, कुर्बानियां कर रहा हूं, और आप ये कह रहे हैं कि साहब हमदर्दी से, सहानुभूति से प्रेरित होकर निभाए गए कर्तव्य को प्रशंसनीय आप भले कर लें, कह लें, लेकिन उसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों है? क्योंकि कांट का कहना था कि देखो, जब आदमी अपने कर्तव्य को निभाता है तो अगर शुभ संकल्प नहीं है, गुडविल नहीं है, अगर सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, अगर एजेंट जो कर्तव्य को निभा रहा है, जो करता है, उसका मोटिव जो है गुडविल से संचालित नहीं है, शुभ संकल्प से संचालित नहीं है, तो मैं ऐसे किसी भी कर्म को कर्तव्य नहीं मानूंगा और मैं उसे नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानूंगा। एक व्यापारी है जो अपने ग्राहकों से उचित दाम लेता है ताकि उसके व्यापार में तरक्की हो सके। कांट ने कहा कि मैं ऐसे काम को भी प्रशंसनीय तो मानूंगा लेकिन नैतिक नहीं मानूंगा। क्यों भाई? क्योंकि वो अपने आत्महित से संचालित होकर कार्य कर रहा है, और मनुष्य के कर्म अपनी इच्छा और संवेग से जब संचालित होते हैं, मनुष्य के कर्म जब उसके जज्बात से संचालित होते हैं, उसके इच्छाओं से, उसके संवेग से संचालित होते हैं, मनुष्य के कर्म जब उसके सेल्फ इंटरेस्ट से, नफा नुकसान के पैमाने से संचालित होते हैं, तो मनुष्य के ऐसे कर्मों को
कर्तव्य नहीं कहते। ऐसे कर्मों का कोई नैतिक मूल्य नहीं है। ये कर्म प्रशंसनीय तो हैं, लेकिन अगर मोरलिटी ऑफ एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कर्म राइटियस और ड्यूटी के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए कर्तव्य निभाने के संदर्भ में कांट ने एक बहुत अलग, बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने इच्छाओं और संवेगों से संचालित होकर अगर आप किसी के ऊपर दयालुता का भाव लाकर, परोपकारिता का भाव लाकर, हमदर्दी का भाव लाकर, करुणा का भाव लाकर अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर आप किसी की सहायता करते हैं, तो ऐसे कर्म प्रशंसनीय तो हैं, लेकिन इन कर्मों का नैतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। अगर एक व्यापारी अपने व्यापार की तरक्की के उद्देश्य से अपने ग्राहकों से उचित दाम लेता है तो यह कर्म प्रशंसनीय तो है, लेकिन नैतिक दृष्टि से यह कर्तव्य के दायरे में नहीं आएगा। कर्तव्य तो बस कर्तव्य के लिए होता है। ऐसे कार्य जो शुभ संकल्प से, गुडविल से संचालित हों, ऐसे कार्य जो कर्तव्य की चेतना से संचालित हों, ऐसे कार्यों को ही क्या है, कांट नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए कांट को यहां पर जो हम लोग साधारण तौर पर जिंदगी जीते हैं, कांट उस साधारण तौर पर जिंदगी जीने की उलझनों का बड़ा ही शानदार समाधान करते हैं। कांट ये बताने की कोशिश करते हैं कि समझो तो कि कर्तव्य क्या होता है और कर्तव्य निभाने का आधार क्या होता है। कर्तव्य निभाने का आधार नफा नुकसान का पैमाना नहीं हो सकता। कर्तव्य निभाने का आधार जज्बात नहीं हो सकते। कर्तव्य निभाने का पैमाना अगर नफा नुकसान का होगा तो कल को तुम्हें किसी काम में नुकसान दिखेगा, तुम उस काम को करना छोड़ दोगे। तो जो सार्वभौमिकता है, जो यूनिवर्सलिटी होती है नैतिकता में, जो नैतिकता में अनकंडीशनल होने की बात होती है, बिना शर्त होने की बात होती है, वह बात क्या है, खत्म हो जाएगी। और मोटिव क्या है एजेंट का, यह मायने रखता है। उसका मोटिव कर्म करने, सेंस ऑफ ड्यूटी है कि नहीं है। इसलिए पहली महत्वपूर्ण बात यह कि कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत का मतलब क्या है, आशय क्या है, क्या वे कहना चाहते थे। कांट कहना चाहते थे कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का संपादन करता है, कर्तव्य का जो संपादन है वह हितों की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए, वह इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी नहीं होना चाहिए। जब एक व्यापारी अपने ग्राहकों से उचित दाम लेता है ताकि उसके व्यापार की ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो सके, तो वह आत्महित से संचालित होकर, प्रेरित होकर कार्य करता है। यह कार्य नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय तो है, लेकिन यह कर्तव्य नहीं है। अगर आप किसी के हालात पर संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए, हमदर्दी प्रदर्शित करते हुए उसकी मदद करते हैं, तो आप प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ऐसी सेंटिमेंटल मोरलिटी को जो वॉलंटियर्स ऑफ ड्यूटी के द्वारा जोड़ी जाती है, कांट ऐसी सेंटिमेंटल मोरलिटी को भी नहीं स्वीकार करते हैं। दरअसल कांट का कहना है कि अगर आप परिणाम को ध्यान में रखकर, नफा और नुकसान के परिणाम को ध्यान में रखकर कोई कार्य करते हैं, तो कल को आप वो काम छोड़ भी सकते हैं। और जब आप छोड़ देंगे तो उस कार्य की जो सार्वभौमिकता है, किस एक्स सिचुएशन में यह काम आपने किया था, लेकिन अब वाई सिचुएशन है जो बिल्कुल एक्स जैसी ही है, अब यह काम आप नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर उन्होंने परिणाम सापेक्षवादी नैतिकता को भी नकार दिया, टेलियोलॉजिकल एथिक्स को भी नकार दिया, उन्होंने सेंटिमेंटल मोरलिटी को भी नकार दिया। कई बार जिंदगी में ड्यूटी हम इसलिए पूरा करते हैं कि फाइनली, अल्टीमेटली इससे हमें हैप्पीनेस मिलेगा। और यहां पर हमें कहते हैं कि ए गुड पर्सन मस्ट बी हैप्पी। हम कहते हैं कि जो अच्छा आदमी है उसे दुख तो नहीं मिलना चाहिए। कांट ने कहा कि ये समझा कर जा रहा हूं, ये बात समझ लो
कि कर्तव्य आनंद के लिए भी नहीं पूरा किया जाता है, क्योंकि आनंद तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक वह कर्तव्य की पूर्ति में बाधक नहीं बनता है। आनंद का महत्व है, हैप्पीनेस का महत्व है, लेकिन ड्यूटी और हैप्पीनेस में अगर आपको सिलेक्ट करना होगा कि एक ही मिल सकता है, तो आपको हैप्पीनेस को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर व्यक्ति आनंद के बारे में सोचता है तो आनंद तभी तक ठीक है जब तक वो फर्ज निभाने में बाधा नहीं बनता है। इसलिए कर्तव्य का पालन शुभ संकल्प से या कर्तव्य की चेतना से किया जाना चाहिए, ये कांट ने कहा। इसलिए आप ये तीनों बातें लिखेंगे कि कर्तव्य का संपादन हितों की पूर्ति के लिए नहीं, इस तरह से कांट परिणाम सापेक्षवादी नैतिकता को नकार देते हैं। कर्तव्य का संपादन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी नहीं, कर्तव्य का संपादन आनंद के लिए भी नहीं, कर्तव्य का पालन सिर्फ और सिर्फ क्या है, कर्तव्य के लिए हो, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि कांट इन सब का प्रतिपादन करके कर क्या रहे हैं। कांट दरअसल अपने इस कर्तव्य की अवधारणा के द्वारा टेलियोलॉजिकल एथिक्स जो उपयोगितावाद में सामने आई थी उसको ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि उपयोगितावादी ये कह रहे थे कि मोरलिटी ऑफ एक्शन डिटरमाइन होती है, निर्धारित होती है उसके इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस से। कांट ये कह रहे हैं कि इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस के आधार पर मोरलिटी ऑफ एक्शन को डिसाइड नहीं किया जा सकता। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अच्छी नहीं है। दौलत, ताकत, पैसा, रुपया, प्रतिभा, क्षमता, धन, इनमें से कुछ भी अपने आप में अच्छा नहीं है, क्योंकि मोटिव खराब होने पर इनमें से किसी का भी खराब इस्तेमाल क्या किया जा सकता है। दुनिया में केवल एक ही चीज अपने आप में अच्छी है और वह है शुभ संकल्प। शुभ संकल्प एक ऐसा रत्न है जो अपने प्रकाश से खुद आलोकित होता है। यहां पर कांट ये कहते हैं कि दरअसल गुडविल को छोड़कर, शुभ संकल्प को छोड़कर दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अच्छी नहीं है। इसलिए अगर आपने एक्ट को किसी निश्चित कॉन्सिक्वेंस से जोड़ा, आपने प्लेजर से जोड़ दिया, तो ये प्लेजर हमेशा अपने आप में अच्छा नहीं होता। इस तरह से कांट उपयोगितावादी नीतिशास्त्र को ध्वस्त कर रहे हैं अपने गुडविल की एक लाइन की अवधारणा के द्वारा। मोटिव ऑफ एन एजेंट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल इज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य की चेतना के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो गुड को ड्यूटी से जोड़ दिया उन्होंने, और गुड को जैसे उन्होंने ड्यूटी से जोड़ा तो गुड को प्लेजर से जोड़ने वालों का सिद्धांत खत्म हो गया, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत खत्म हो गया। इस तरह से उन्होंने परिणाम सापेक्षवादी नैतिकता को अपने कर्तव्य के सिद्धांत के द्वारा कि कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। लेकिन कांट का जो कर्तव्यवाद है, जिसमें वे अच्छाई की व्याख्या कर्तव्य या जिसमें वे कर्तव्य और अच्छाई को एक दूसरे से सहसंबंधित जोड़ते हैं, वो कर्तव्य कर्म कर्तव्यवाद नहीं है, यह ध्यान रखना है। वो ये नहीं कहते हैं कि विशेष सिचुएशन में हर आदमी को हर समय देखना पड़ेगा कि कौन सा कर्म उसके लिए कर्तव्य है। वे दरअसल नियमों की बात करते हैं कि ऐसे किसी नियम के अनुसार आचरण मत करो जिसे तुम सार्वभौमिक रूप में स्वीकार न कर सको। अगर तुमने वायदा किया है तो वायदा मत तोड़ो, क्योंकि वायदा तोड़ने को तुम कभी भी सार्वभौमिक नहीं बना सकते। झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने को तुम सार्वभौमिक नहीं बना सकते। ऐसा कोई आचरण मत करो जिसे तुम सार्वभौमिक न बना सको। इसका मतलब कि वे सार्वभौमिकता के नियम की बात कर रहे हैं, वे मानवता के ह्यूमैनिटी के मैक्सिम की बात कर रहे हैं, वे स्वतंत्रता के ऑटोनॉमी के मैक्सिम की बात कर रहे हैं, वे किंगडम ऑफ एंड या साध्यों के राज्य के नियम की बात कर रहे हैं। देयर आर 4 मैक्सिम्स you will find in the Kantian ethics: maxim of universality, maxim of humanity, maxim of autonomy, maxim of kingdom of ends.
ये मैक्सिम क्या है, रूल हैं। इसलिए कांट का कर्तव्य का सिद्धांत ये नहीं कहता है कि हमें हर परिस्थिति में डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। तो फिर तो जो साधारण व्यक्ति है, वह साधारण व्यक्ति कैसे इतना विवेक का इस्तेमाल कर पाएगा। कुछ नियम हैं, उन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम है सार्वभौमिकता का नियम। इस तरह से कांट का कर्तव्यवाद नियम कर्तव्यवाद है। कांटियन एथिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रूल डियांटोलॉजी। कांट इज नेवर कंसर्न्ड विद द एक्ट डियांटोलॉजी जस्ट एज द एग्जिस्टेंशियलिज्म। जैसे कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे, सिचुएशन एथिक्स की बात करेंगे कि इस सिचुएशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर एक्ट को राइट और रॉन्ग है कि नहीं है। कांट ऐसा नहीं कहते कि पर्टिकुलर एक्ट क्या है, पर्टिकुलर एक्ट को देखो कि किस रूल के अंतर्गत आता है और उस रूल के आधार पर डिसाइड करो। तो रूल डियांटोलॉजी की बात करते हैं, ये बात भी आपको थोड़ा बता देना होगा एक लाइन में। दरअसल कांट का जस्टिफिकेशन बहुत जबरदस्त है। कांट ने सबसे पहले क्या किया, कांट ने गुड को ड्यूटी से जोड़ा। पहले के लोग कोई गुड को प्लेजर से जोड़ रहा था, पहले के लोगों ने गुड को प्लेजर से जोड़ा, अच्छाई की व्याख्या सुख से की। कुछ लोगों ने गुड को यहां पर परफेक्शन से जोड़ा, परफेक्शनिस्ट जो है वो परफेक्शन से जोड़ रहे थे। कुछ लोगों ने गुड को इंट्यूशन के द्वारा बताए गए जो वैल्यूज हैं उनसे जोड़ दिया। यहां पर कांट इनमें से किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांट गुड को ड्यूटी से जोड़ रहे हैं। उन्होंने गुड को गुडविल से जोड़ा कि अपने आप में क्या है जो हमेशा के लिए अच्छा होता है। तो कोई चीज इस दुनिया की अच्छी नहीं है शुभ संकल्प को छोड़कर। और गुडविल क्या है, गुडविल सेंस ऑफ ड्यूटी है। तो गुड को वे ड्यूटी से जोड़ते हैं। इस तरह से वे अच्छे की व्याख्या कर्तव्य से करते हैं। इसलिए कर्तव्य के लिए कर्तव्य मतलब कर्तव्य ही एकमात्र अच्छा है। उनका कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत इस बात का उदाहरण है कि वे कर्तव्य और गुडनेस को एक साथ क्या है जोड़कर देखते हैं। दूसरी बात, वे मोरलिटी को रूल से, लॉ से जोड़ते हैं। मोरलिटी जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में आदमी को अपने इंट्यूशन के आधार पर डिसाइड नहीं करना है। मोरलिटी जो है वो रूल से, लॉ से जुड़ी हुई है। लॉ किसका है, रीजन का है। कौन सा रीजन, प्रैक्टिकल रीजन। लेकिन ये जो लॉ है ये अनुभव निरपेक्ष है। ये हमारे अनुभव पर निर्भर नहीं करता। अनुभव पर निर्भर करता तो व्यक्ति व्यक्ति में अंतर हो जाता। ये गणित की तरह क्या है, एप्रोरी है। तो ये लॉ जो है एक तो अनुभव निरपेक्ष। दूसरी बात, ये हमारे रीजन के लॉ हैं। जैसे यहां पर लॉ भी दो तरह का होता है। एक लॉ नेचर का है जिसको फिजिक्स जो है डिस्कवर करती है, और एक लॉ जो है रीजन का है जिसको एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स डिस्कवर करती है। रीजन दो तरह की होती है, प्योर रीजन और प्रैक्टिकल रीजन। तो एथिक्स जो है वो प्रैक्टिकल रीजन से संबंधित है, और इस प्रैक्टिकल रीजन के कुछ लॉ हैं। ये लॉ सब में होते हैं। और ये जो लॉ है, इसीलिए हर्बर्ट बटलर की एक बात कांट ने ले ली कि मैन एज लॉ टू हिमसेल्फ। तो मोरलिटी को वो लॉ से जोड़ रहे थे और इसलिए यहां पर रूल से जोड़ रहे थे। तो रूल डियांटोलॉजी की बात हो गई। यहां पर क्या है, इसके आधार पर वे कर्तव्यवाद की तरफ चले जाते हैं। इसके आधार पर वे नियम कर्तव्यवाद की तरफ चले जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि नैतिकता सशर्त नहीं होती कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, यदि तुम सत्य बोलोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। इस तरह की सशर्त बात वो नहीं करते। नैतिकता बिना शर्त होती है। नैतिकता अनकंडीशनल होती है। मोरलिटी अनकंडीशनल होती है, और अनकंडीशनल चीज को कैटेगोरिकल वे कहते हैं। इसलिए जो लॉ है वो कैटेगोरिकल इंपरेटिव है, वह निरपेक्ष आदेश है। दरअसल हम यहां पर जिस नियम की बात कर रहे हैं वो नियम किसी निश्चित परिणाम को पैदा करने से जुड़े हुए नहीं हैं। तो कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत के भीतर जो जस्टिफिकेशन है वो जस्टिफिकेशन इन आर्गुमेंट से क्या बनता है। पहला कि वे अच्छाई को कर्तव्य से जोड़ते हैं।
दूसरा, वे नैतिकता को मनुष्य के व्यवहारिक बुद्धि के नियमों से जोड़ते हैं। और तीसरा, यहां पर वे नैतिकता को निरपेक्ष आदेश, कैटेगोरिकल इंपरेटिव या अनकंडीशनल इंपरेटिव से क्या है, जोड़ते हैं। कांट के संदर्भ में यह भी बात क्या है, महत्वपूर्ण है। एक और बात कि हम सभी जिंदगी में आनंद की तलाश में रहते हैं, और आनंद जितना हम तलाशते हैं उतना मिलता नहीं। एक और बात, सुख और आनंद में अंतर होता है। सुख मनुष्य की शारीरिक जो प्रवृत्तियां होती हैं उनकी संतुष्टि से पैदा होता है। चाउमीन खाने से सुख मिलेगा, भोजन, भूख तृप्त हुई, सुख मिलेगा। लेकिन जब हमारी मानसिक वृत्तियां संतुष्ट होती तो आनंद मिलता है। जैसे अगर जय कृष्णमूर्ति की ज्ञात से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम नोन को आप पढ़ेंगे तो उससे आपको जो भी फीलिंग होगी, अगर आपको अच्छी किताब लगती तो आनंद मिलेगा। तो एक ड्यूटीफुल आदमी हैप्पी भी तो होना चाहिए, हैप्पी भी होना चाहिए। अब मुश्किल यह है कि हम किसी को ड्यूटीफुल देखें और जीवन में बड़ा दुखी हो तो दूसरे लोग क्या है, उससे दुष्प्रेरित हो जाएंगे कि भैया तुम्हारे रास्ते पर चल के क्या मिल रहा है। इसलिए कांट ने कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात की तो कर्तव्य आनंद के लिए वाला जो सिद्धांत था वो ध्वस्त हो गया। जैसे अरस्तु वगैरह को आप पढ़ेंगे तो उनका यह कहना था कि जब आदमी वर्चुअस होता है और जब उसमें जस्टिस जैसे जो वर्चू पैदा होते हैं तो उसमें पूर्णता के साथ आनंद भी आता है। तो बहुत बार आप देखेंगे कि पहले के लोग जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कर्तव्य को आनंद से जोड़ रहे थे। कांट ने ऐसा नहीं किया। कांट कर्तव्य से कर्तव्य को जोड़ रहे थे। कांट के यहां आनंद की क्या स्थिति है, ड्यूटी और हैप्पीनेस के बीच क्या है। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि कांट एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस करते हैं, और वो माइन्यूट डिफरेंस ये है कि दो टर्म है, एक हाईएस्ट गुड है और दूसरा कंप्लीट गुड है। ये हाईएस्ट गुड और कंप्लीट गुड क्या है, ये वर्चू और हैप्पीनेस दोनों से मिलकर बनता है। सद्गुण और आनंद जब दोनों को आप मिलाएंगे तो उच्चतम शुभ की प्राप्ति होगी। अगर इसे मैं राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखूं तो कांट के यहां जो कांट का जो दर्शन है, कांट के दर्शन में जो उच्चतम शुभ है, जो हाईएस्ट गुड है, हाईएस्ट गुड बराबर जो है वो सद्गुण प्लस आनंद है। यहां पर आप देखिए कि वे गुड को, जो हाईएस्ट गुड है, इस हाईएस्ट गुड को यहां पर वर्चू के साथ और इसके साथ ही हैप्पीनेस के साथ क्या है, जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि वे नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, वे ये नहीं कह रहे हैं कि कर्तव्य पूरा करने वाले को दुख मिलना चाहिए। वे इस बात को, इस मनोवैज्ञानिकता को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी कि आनंद प्राप्त करना मनुष्य का अप्रत्यक्ष कर्तव्य है, इनडायरेक्ट ड्यूटी है। क्योंकि अगर मनुष्य को हमेशा दुख मिलेगा तो वह कर्तव्य पूरा करने, निभाने की प्रेरणा को खो बैठेगा। लेकिन आनंद तभी तक होना चाहिए, प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जब तक वह कर्तव्य पालन में बाधक न हो। कर्तव्यों का निर्धारण आनंद के आधार पर नहीं होगा। इसलिए कांट ने आनंद को नकारा नहीं है, लेकिन कर्तव्य के निर्धारण में आनंद की भूमिका को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि जो एक गुड पर्सन है वह क्या हैप्पी होना चाहिए, और गुड पर्सन ड्यूटीफुल पर्सन होगा तो ड्यूटीफुल आदमी को आनंद मिलना चाहिए। लेकिन कई बार यह स्थिति नहीं आ पाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे भीतर जो इच्छा है हमारी, वो हमारी बुद्धि से लड़ती रहती है, और इसलिए बुद्धि को कुछ चीजों को करवाने के लिए हमें आदेश की तरह कार्य करना, आदेश देना पड़ता है, ये कार्य करो। हमें एक बाध्यता कह पैदा करनी होती है। हम ईश्वर की तरह प्योर विल वाले लोग नहीं हैं, इसलिए गुडविल को पैदा करने में हमें क्या है एफर्ट करना पड़ता है।
हम सहजता के साथ जो बुद्धि के द्वारा बताए गए रास्ते हैं उनको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर इच्छाएं भी हैं। समोसा खाने की इच्छा, शाम को घूमने की इच्छा, पढ़ना कर्तव्य है और घूमने की इच्छा है, तो पढ़ने के कर्तव्य और घूमने की इच्छा के बीच में मन बट जाता है। हम लोग सीमित प्राणी हैं, इसलिए इच्छाओं और बुद्धि का द्वंद्व चलता रहता है। और इस द्वंद्व का सर्वोच्च क्या है कि जब आप में कर्तव्य करने की सहजता आ जाए और कर्तव्य से आनंद भी मिले, तो ये तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक हाईएस्ट गुड, कंप्लीट गुड है जिसमें दोनों है, और एक सुप्रीम गुड है जिसमें केवल वर्चू होता है, जिसमें केवल सद्गुण होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम काम करते जाते हैं लेकिन मुझे आनंद नहीं मिलता। लेकिन उच्चतम स्थिति क्या है कि काम कर्तव्य हम करें और आनंद भी क्या है हमें मिले। तो इस तरह से कर्तव्य और आनंद की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को भी मैंने आपको बताया। कांट ने कर्तव्य के प्रकार भी किए, परफेक्ट ड्यूटीज और इम्परफेक्ट ड्यूटीज। परफेक्ट ड्यूटीज वे ड्यूटीज हैं जिनका पालन आवश्यक है, जिनका कोई अपवाद नहीं है, और इसका उदाहरण है जैसे कर्ज चुकाना जो है, ये परफेक्ट ड्यूटीज हैं। आत्महत्या न करना ये भी परफेक्ट ड्यूटीज है, इसका कोई अपवाद नहीं है। बस अंतर यह है कि कर्ज चुकाना दूसरों के प्रति पूर्णबंधी कर्तव्य या परफेक्ट ड्यूटी का उदाहरण है, और आत्महत्या न करना अपने प्रति उदाहरण है। और इसके साथ ही कांट कहते हैं कि इम्परफेक्ट ड्यूटीज भी होती है जिसमें हमें कुछ स्वतंत्रता होती है। जैसे दूसरों की मदद करने में हम कुछ हद तक स्वतंत्र होते हैं कि चाहे तो हम करें या न करें, ये इम्परफेक्ट ड्यूटीज हैं। आत्मविकास करने में, स्कूल जाने में, दिल्ली आकर तैयारी करने में, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ये सब क्या है, इम्परफेक्ट ड्यूटीज हैं। कुछ ड्यूटीज यहां पर ये ध्यान दीजिए कि कांट के यहां एक और क्लासिफिकेशन चल रहा है कि जितने भी कर्तव्य हैं उनमें से कुछ को हम अपने प्रति क्या है, अपने प्रति के शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं, और कुछ को दूसरों के प्रति क्या है वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कांट ने कर्तव्य के प्रकारों के संदर्भ में क्या है ये बातें की, तो आप इसको भी बता देंगे। और इसके साथ ही बच्चों यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखिए कि कांट ने कहा कि देखो, कर्तव्य पालन आसान नहीं है। हमारे जो डिजायर्स हैं वो हमारी गुडविल को, हमारी रीजन को, हमारे भीतर जो लॉ ऑफ रीजन है उसको काम नहीं करने देते। और अगर हम लोगों के भीतर ईश्वर की तरह प्योर विल होता तो हमारी इच्छाओं और बुद्धि में टकराव नहीं होता। इसलिए कांट ने एक बात कही कि परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटी इज नॉट एन इजी टास्क, सो ड्यूटी शुड बी रिगार्डेड एज डिवाइन कमांड। कर्तव्यों का पालन करना जीवन में कभी भी आसान नहीं होता है, इसलिए कर्तव्यों को ईश्वर का आदेश समझकर पालन करना चाहिए। इस तरह से कांट ने नीतिशास्त्र के क्षेत्र में कर्तव्य को केंद्र में लाकर रख दिया। भगवत गीता में भी यह बात कही गई है, निष्काम कर्म मार्ग के सिद्धांत में। भगवत गीता भी कहती है कि कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति हमें बंधन में डालती है, इसलिए व्यक्ति को निष्काम कर्म मार्ग का पालन करना चाहिए। वो भी कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात करती है। यहां पर भगवत गीता और कांट के कर्तव्य और कर्तव्य में समानता है, लेकिन भगवत गीता और कांट के बीच में बहुत से महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। उन अंतरों को भगवत गीता वाले क्लास में मैंने डिस्कस भी किया है, वहां पर आप इसको देखें, वो वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध भी है। तो यहां पर मैंने कर्तव्य पालन के संदर्भ में अब एक और इसका टेल था कि भाई सिविल सेवा में क्या भूमिका है कर्तव्य की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सिविल सेवा में पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिविल सेवक को काम करना पड़ता है, और देयर आर 4 फिलॉसफीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, एंड द वन इंपॉर्टेंट फिलॉसफी इज इंट्यूशनिज्म। और इंट्यूशनिज्म रैशनलिज्म के रूप में कांटियन क्या है, सिद्धांत है। तो कांट के सिद्धांत से हमें पब्लिक इंटरेस्ट को
पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन करने में, डिटरमाइन करने में मदद मिलती है। निकोलस हेनरी, अमेरिकी लेखक निकोलस हेनरी की किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप पढ़ेंगे तो निकोलस हेनरी कहते हैं कि सिविल सेवा में लोकहित का जो निर्धारण है वो 4 प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है, या नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। इंट्यूशनिज्म, परफेक्शनिज्म, यूटिलिटरियनिज्म एंड फेयरनेस, रॉल्स का सिद्धांत। यहां पर जो इंट्यूशनिज्म है, तो जो प्रैक्टिकल रीजन है, रीजन भी यहां पर हमें कुछ रूल्स के बारे में बता रही है। कांट ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि एक सिविल सेवक को पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कोई उलझन अगर उत्पन्न होती है तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? जो आपकी ड्यूटीज बताई गई हैं उन ड्यूटीज को पूरा करना ही आपका पब्लिक इंटरेस्ट है। आप पर्सनल इंटरेस्ट से संचालित मत होइए। आप किसी नेता के कहने पर, मंत्री के कहने पर उसके पर्सनल इंटरेस्ट में काम मत करिए। आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करिए, यही आपकी ड्यूटी है। ये हमको कहां से मदद मिलती है इस कंक्लूजन को ड्रॉ करने में? कांट से, कांट के सिद्धांत से मदद मिलती है। तो पहली बात तो आप भूमिका के संदर्भ में दिखा देंगे। दूसरी बात यह है कि सिविल सेवा में एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन सत्यनिष्ठा की एक बहुत सिंपल परिभाषा है कि सत्यनिष्ठा बराबर ईमानदारी प्लस कर्तव्य। अगर कोई सिविल सेवक ईमानदारी के साथ अपने संगठन से जुड़े हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता है तो वह सत्यनिष्ठ है। इसका मतलब कि इंटीग्रिटी वाले सिविल सर्वेंट की कोई भी अवधारणा कर्तव्य के निष्पादन के बगैर, कर्तव्य की अवधारणा के बगैर संभव ही नहीं है। और कांट ने कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात की। दिक्कत तो यही है, लोग सत्यनिष्ठ क्यों हैं, नहीं हैं? क्योंकि लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज के प्रति, अपने पब्लिक ड्यूटीज के प्रति जिस तरह का उन्हें एक इंटीग्रिटी रखनी चाहिए वो इंटीग्रिटी नहीं रखते हैं। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के प्रति जितना इंटेग्रल उनको होना चाहिए उतना इंटेग्रल नहीं होते हैं। तो ड्यूटी की बात तो यहां पर भी है, सत्यनिष्ठा में भी है। और इसलिए एक तीसरी बात यहां पर, एक तो है कि पब्लिक इंटरेस्ट के निर्धारण में, दूसरा सत्यनिष्ठा के मूल्य की कोई भी व्याख्या कर्तव्य के निष्पादन से जुड़ी हुई है। और कांट ने कर्तव्य को बताया। इसका मतलब कि अगर आज हम कहते हैं कि पब्लिक स्फीयर में सत्यनिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है, तो उसका मतलब यही है कि पब्लिक ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना, उसका परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात यह है कि भारत में केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली जो है वह सिविल सेवकों सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है। और आप उस कोड ऑफ कंडक्ट के तीसरे नियम को देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। यहां पर भी ड्यूटी आ गई। तो भैया कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूटी के निभाने के नियम के बगैर पूरा ही नहीं होता। और सिविल सेवा में भी ये बात है। तो आपको सीसीएस 1964 में जो डिवोशन टू ड्यूटी की बात कही गई है उसको इस सिद्धांत से जोड़ना होगा। भाई ड्यूटी पर उन्होंने इतना बल दिया कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी, यहां पर ड्यूटी की बात यहां पर भी आ गई। और इसके साथ ही आप सोचिए कि करप्शन की वजह में लोक कर्तव्य का, पब्लिक ड्यूटी को सही तरीके से नहीं करना शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जब पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है तो जो 4 आधार लेता है उसमें से एक आधार पब्लिक ड्यूटी भी है। किसको आप पब्लिक सर्वेंट कहेंगे? जो पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है। एक परिभाषा यह भी है। और कांट ने कहा कि भैया समझा कर जा रहा हूं कर्तव्य को कर्तव्य के लिए निभाना। दरअसल कई बार लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रिश्वत लेने तक सीमित करने की वजह से ही, इस सीमित परिभाषा की वजह से ही भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार को अनड्यू एडवांटेज से डिफाइन करने में भी भ्रष्टाचार को हम लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। भ्रष्टाचार को क्यों नहीं कह देते कि अगर कोई सिविल सेवक अपने कर्तव्य का निष्पादन नहीं करता है तो करप्ट है।
और यूपीएससी ने 2 साल पहले इस पर सवाल पूछ लिया। इसका मतलब कि कांट ने जो बात कही कर्तव्य के लिए कर्तव्य, उसके संदर्भ में कि अगर लोग अपने कर्तव्य के लिए कर्तव्य को निभाएं तो कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि भ्रष्टाचार की समस्या ही पैदा नहीं होगी। अगर लोग अपने कर्तव्यों का निष्पादन सही तरीके से करें, पूर्णतः करें, तो भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान हो जाएगा। और कांट बता कर गए कि अगर आपको क्या है, एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें हर व्यक्ति साध्य हो और हर व्यक्ति स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता से संचालित हो, किंगडम ऑफ एंड्स बनाना है, साध्यों का राज्य बनाना है, ऐसा समाज बनाना है, तो आपको कर्तव्य के लिए कर्तव्य इस प्रकार आचरण मत करो जिसे तुम सार्वभौमिक न बना सको। किसी को साधन मत बनाओ, अपने भीतर और दूसरे के भीतर जो मनुष्यता है उसको साध्य के रूप में ग्रहण करो। कांट, अपने आप जिन नियमों का पालन करते हो उन नियमों का बनाने वाला अपने आप को समझो। स्वतंत्रता का नियम, ये जो वास्तव में इनसे जो समाज बनेगा वो आदर्श समाज होगा। और इस तरह के समाज की परिकल्पना क्या लोक कर्तव्य के पालन के बिना हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए कांट यहां पर भी प्रासंगिक हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि आज एक बहुत बड़ा डिबेट है इन्वायरमेंटल एथिक्स का कि हमारी ड्यूटी क्या है। दूसरों को सिर्फ नुकसान न पहुंचाने का ही हमारा कर्तव्य है या दूसरों को नुकसान से बचाने का भी कर्तव्य है? अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स और स्टॉप हार्मिंग टू अदर्स। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा केवल यह फर्ज है कि मैं रास्ते पर में जब जा रहा था तो मैंने रास्ते में इस तरह से मैं नहीं चला कि रास्ते में जो चींटी पड़ी वो मर गई, मैंने चींटी को बचा लिया, मैंने चूहे को बचा लिया, मैंने बिल्ली को बचा लिया, मैंने चलते समय किसी आदमी का एक्सीडेंट नहीं किया। यहां पर साहब मैं तो अपने फर्ज निभा रहा हूं और मेरा फर्ज सिर्फ इतना है कि मैं दूसरे को नुकसान न पहुंचाऊं। कांट ने कहा कि तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हारा फर्ज दूसरों को लेकर भी है, केवल अपने प्रति ही कर्तव्य नहीं है, दूसरे के प्रति भी है। और इन्वायरमेंटल एथिक्स ये कहती है कि दूसरों को नुकसान न पहुंचाने के कर्तव्य के साथ साथ हमारा दूसरों को नुकसान से बचाने का भी कर्तव्य है। तो ये जो आज डिबेट है कि मेरा केवल ये कर्तव्य नहीं कि साहब हमने धुआं नहीं किया, हमने ग्लोबल वार्मिंग में कोई रोल नहीं किया, इसलिए साहब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, जहां बाढ़ आ रही है, कुछ जो आइलैंड हैं डूब जाएंगे, क्या हमारा कर्तव्य दूसरों को नुकसान से बचाने का नहीं है? कांट ने इसका संकेत किया, W.D. रास ने इसको माना और पीटर सिंगर ने इन्वायरमेंटल एथिक्स का बेस इसको बनाया। इन्वायरमेंटल एथिक्स ये कहती है कि हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम अपने कार्यों से दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं, हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम दूसरों को नुकसान से बचाएं भी। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका संकेत कांट ने किया। दूसरी बात है कि एथिक्स को अगर हम लोग एक सिंपली क्लासिफाई करें तो एक एथिक्स है वर्चू एथिक्स। जैसे प्लेटो ने कहा कि यू मस्ट एडहेयर 4 कार्डिनल वर्चूज, 4 प्रमुख सद्गुणों को अपने भीतर लाओ, वर्चू एथिक्स थी। तो प्लेटो ने कहा कि भैया समझा कर जा रहा हूं, 4 गुण अपने भीतर लाओ। अरस्तु ने कहा कि 4 नहीं और ज्यादा लाना पड़ेगा। मनु को आप पढ़ेंगे भारतीय परंपरा में, मनुस्मृति पढ़ेंगे, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण है, दरअसल 10 नैतिक मूल्य हैं। तो वर्चू एथिक्स से पूरा प्राचीन शास्त्र भरा पड़ा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी, रामचरितमानस में तुलसीदास। नारीवादियों के लिए, नारीवादियों के कोप के भाजन भी इसीलिए बनते हैं कि नारी को भी परख रहे हो, पुरुष प्रधानता की बात है। लेकिन ये धीरज धर्म मित्र, धीरज और धर्म ये भी तो वर्चूज हैं। तो वर्चू एथिक्स की बात आपको मिलेगी।
लेकिन दूसरी तरफ गीता और कांट हैं जो कहते हैं कि भाई ड्यूटी पर भी ध्यान दे दो। और कैरोल गिल्गिन और दूसरे लोग हैं वे कहते हैं कि भाई ये केयरिंग इथिक्स होती है। हमें इन तीनों की जरूरत है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर अधिकारी बनने के लिए वर्चू एथिक्स चाहिए, वर्चू चाहिए। लेकिन हम अपने जीवन में सही तरीके से काम कर सकें, इसके लिए हमें अपने ड्यूटीज को सही तरीके से निभाना पड़ेगा। माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज, मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य। ब्रैडले, तो गीता, कांट, ब्रैडले, इन लोगों ने कहा कि समझा कर जा रहा हूं, ड्यूटी निभाने की बात की महत्ता को समझो। सिविल सेवक, नेता, इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री, जज, ये वर्चुअस है कि नहीं है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो पब्लिक स्फीयर में आ गए तो हम क्या करेंगे। लेकिन अगर हमने ये इंश्योर कर दिया कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करें, तो ऐसी स्थिति में हम समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और तीसरी बात है कि कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहां पर केयरिंग इथिक्स की जरूरत होती है। जैसे रेड क्रॉस इस बात को नहीं पूछता कि घायल होकर आया हुआ व्यक्ति किस पक्ष का है, वो युद्ध में घायल हुए लोगों के लिए मदद करता है। उसके में काम करने वाले व्यक्ति में अगर केयरिंग इथिक्स नहीं है, अगर वो बटा हुआ है धर्म जाति की चेतना में, नस्ल की चेतना में, देश की चेतना में, राष्ट्र की चेतना में, तो वह ऐसी स्थिति में अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एथिक ऑफ केयर की भी बात आजकल की जा रही कि भाई उसका भी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे एक डॉक्टर किसी घायल की पहले मदद करे, मेडिको लीगल केस जानकर वे कहे कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा भाई साहब मैं इस आदमी को नहीं देखूंगा, तो आप ये कहोगे कि हद है यार, इंसानियत का आपने गला घोट दिया, आदमी मर जाएगा आपके एफआईआर के चक्कर में, आप इलाज करो, मैं इसका ले आता हूं एफआईआर। इसका मतलब क्या है कि क्रिमिनल का भी इलाज हो सकता है। डॉक्टर को क्रिमिनल ऑफेंस किए हुए व्यक्ति और एक ऑर्डिनरी पर्सन, इन दोनों का इलाज करना होगा। उसके भीतर एक केयरिंग एथिक्स क्या होनी चाहिए। टीचर को अपनी क्लास में तेज बच्चे और कमजोर बच्चे दोनों का ध्यान रखना होगा, और इनफैक्ट कमजोर बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए एक वर्चू एथिक्स होती है, ड्यूटी एथिक्स होती है, केयरिंग एथिक्स होती है। हम यहां पर वर्चू एथिक्स के लिए पब्लिक डोमेन में ज्यादा कंसर्न नहीं हो सकते, क्योंकि हम आदमी को वर्चुअस जो नौकरी के समय है उसमें तो नहीं बना सकते, इसलिए हम रूल्स को फॉलो करवा सकते हैं। लेकिन हम इसको तो कह सकते हैं, ड्यूटी एथिक्स को तो कर सकते हैं। इसलिए ड्यूटी एथिक्स की क्या है, बात क्या है कही गई, यह है कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत और सिविल सेवा में इसकी भूमिका। मेरे चैट बॉक्स में आप अगर कोई भी समस्या होती है, किसी और विषय पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, तो आप ज़रूर उसको लिखें। और मैं अपने सिलेक्ट हुए सभी विद्यार्थियों को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगातार ये कहा कि सर यूपीपीसीएस के लिए भी जो है, जिस तरह से आप यूपीएससी का करें, यूपीपीसीएस के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस का वीडियो जो है एक होना चाहिए। उसी कड़ी में हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी है। और इसमें फिर हम लोग आगे बचे हुए क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।